हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आज के सेशन में मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है प्रमुख पर्यावरण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं अनअकैडमी प्लस के एक नए कोर्स के बारे में। आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूं। तो अगर आप सुपर डेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुपर डेट के लिए एक नया बैच कोर्स आपका शुरू होने जा रहा है 17 नवंबर से। तो जो भी स्टूडेंट 17 नवंबर से सुपर डेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच कोर्स में मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा। इस बैच कोर्स में आपको सभी इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी प्लस का तो ये है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर आप 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस को तो सिर्फ आपको 4500 फीस पेड करनी होती है। अगर आप 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 5400 फीस पेड करनी होती है। और इसमें अप्लाई करेंगे अगर आप मेरा रेफरल कोड ABRG10 तो मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख पर्यावरण अधिनियम। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता है यानी जो सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी है वो कहां पाई जाती है। तो विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अमेजन के वर्षा वन आपने सुना होगा जो कि ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका में। वो सबसे घने वर्षा वन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है तो आप याद रखेंगे कि विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के नजदीक वाले क्षेत्रों में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहां पाई जाती है तो याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट जो अरब सागर की तरफ वाला एरिया है, ध्यान रखेंगे, उसे कहा जाता है। तो वहां पर सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। हॉट स्पॉट का अर्थ उस क्षेत्र से होता है जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाए। तो भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं। वो क्षेत्र कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आता है आपका उत्तर का हिमालयी क्षेत्र। जो उत्तर का हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पे आपको जो है अधिक जैव विविधता जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद में आएगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, और पश्चिमी घाट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में जो सबसे अधिक जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। उसके बाद में आता है आपका इंडो बर्मन क्षेत्र। जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, भारत और म्यांमार की सीमा के पास वाला क्षेत्र। आपको पता होगा म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। तो जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है जहां पे मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब राज्य हैं, तो यहाँ पर भी अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। और उसके बाद में आता है आपका सुंडालैंड। सुंडालैंड जो है ये आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी अत्यधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में जैव विविधता के याद रखेंगे कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हॉट स्पॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं, यानी कि विश्व में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी 36, 36। विश्व में जैव विविधता के जो है वो 36 हॉट स्पॉट हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट का विस्तार विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर है। तो जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं उनका विस्तार विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2.3%। याद रखेंगे जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं उनका विस्तार विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है। तो 2.3% क्षेत्रफल पर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का बाघ राज्य जो है वो किसे कहा जाता है। बाघ राज्य यानी कि टाइगर स्टेट। तो भारत का जो बाघ राज्य है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक बाघ हैं वो किस राज्य में मिलते हैं तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा। तो आपका जो आंसर है वो होगा मध्य प्रदेश। भारत में जो सबसे अधिक बाघ हैं वो कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक शेर हैं वो किस राज्य में मिलते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक शेर हैं वो गुजरात में मिलते हैं। ठीक है, सबसे अधिक बाघ कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक जो शेर हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं गुजरात में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 74। 74 देशों ने भाग लिया था रियो डी जनेरियो में आयोजित हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ध्यान रखेंगे।
और ये जो रियो डी जेनेरियो है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है ब्राजील में। ठीक है, और ब्राजील जो है ये कहाँ है, याद रखेंगे ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, ब्राजील कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में मैं आपको एक खास पॉइंट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिन नाम। और मासिन नाम जो है ये मेघालय में है। मासिन नाम कहाँ है, मेघालय में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप, ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, तो आप ध्यान रखोगे कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। तो ये दोनों क्वेश्चन में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे पूछेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आप टिक करोगे मासिनराम मेघालय जो कि भारत में है। और जब भी आपसे पूछेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप, तो आप टिक करोगे दक्षिण अमेरिका को। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण में बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या शामिल है। तो जैव विविधता संरक्षण में जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है उसमें क्या शामिल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राणी उद्यान। देखो, जैव विविधता संरक्षण दो तरीकों से किया जाता है, एक होता है सब स्थानीय और एक होता है बाह्य स्थानीय। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है सब स्थानीय, एक होता है बाह्य स्थानीय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स सीटू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सीटू। तो सब स्थानीय का मतलब होता है जब जीवों का संरक्षण, जब जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरण में किया जाए, उनको कहीं दूसरे स्थान पर ना ले जाया जाए। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो जीव जंतुओं का संरक्षण है वो उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। इसमें आपका वन्य जीव विहार भी आएगा। वन्य जीव विहार में भी जो जीव जंतुओं का संरक्षण है वो कहीं ले जाके नहीं किया जाता है, वो उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो आ जाएगा आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, उनको कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है इसमें जीव जंतुओं को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उनको संरक्षित करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्राणी उद्यान, जिसे हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। तो चिड़ियाघर जो है वो जीव जंतुओं का वास्तविक आवास नहीं है, उनको जंगल से लाकर वहां पर संरक्षित किया जाता है, इसीलिए ये बाह्य स्थानीय में आता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो है वो की गई थी वर्ष 1973 में, याद रखेंगे। और बाघ संरक्षण परियोजना जो है यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, तो आप याद रखोगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको पता होगा। तो यहीं से सबसे पहले जो है वो बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी, और ये शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, वो है बाघ। अगर हम लोग बात करें कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, और जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो क्या है, हाथी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो क्या है, डॉल्फिन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो है वो की गई थी वर्ष 1987 में। भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 1987 में। और आपको पता होगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और ये असम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी जो गैंडा पुनर्वास परियोजना है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, तो आपका आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी जो गैंडा पुनर्वास परियोजना है वो चलाई जा रही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में,
और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि गैंडे के नाक पर जो सींग होता है वो किसका रूपांतरण होता है। तो याद रखेंगे कि गैंडे की नाक पे जो सींग होता है वो बाल का रूपांतरण होता है, हेयर का रूपांतरण होता है। गैंडे का जो बाल होता है वो सींग में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो भारत में हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो है वो की गई थी वर्ष 1992 में। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। और हाथी के लिए आपको पता होगा कि जो केरल का पेरियार अभ्यारण्य है वो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो केरल में एक पेरियार अभ्यारण्य है जो कि हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और हाथी जो है प्रतिदिन 100 किलोग्राम से 120 किलोग्राम तक खाना जो है वो खा लेते हैं, ध्यान रखेंगे। और हाथी प्रतिदिन केवल 2 घंटे से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि केरल के अलावा जो है हाथी और किस राज्य में पाए जाते हैं, तो जो आपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लिखा जहां पे गैंडे पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर हाथी भी काफी अधिक जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। और भारत का राष्ट्रीय पशु अभी हम लोगों ने पढ़ा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? वो है बाघ। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, ध्यान रखेंगे, वो है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंघा। एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट आपको और बताता हूं कि बाघ के शरीर पर जो धारियां होती हैं, आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की धारियां होती हैं बाघों के शरीर पर। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि बाघों के शरीर पर जो ये धारियां होती हैं ये किस कारण होती हैं? बालों के कारण या जलवायु के कारण? तो आप याद रखेंगे आपका सही आंसर है बालों के कारण। जो बाघ के शरीर पर अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है ये हमें बालों के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता देवी के द्वारा बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। सबसे पुराना आंदोलन है भारत का बिश्नोई आंदोलन, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1731। वर्ष 1731 में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा राजस्थान के खेजड़ीली गांव में, राजस्थान में गांव है जिसका नाम है खेजड़ीली, ये स्थित है जोधपुर में। तो यहाँ पर 1731 में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये जो गांव है ये खेजड़ी वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध है, और खेजड़ी जो है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। और आपको पता होगा कि आज जो भारत सरकार है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक पुरस्कार भी देता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। पर्यावरण के जो पेपर होते हैं, पर्यावरण का जो एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में। और चिपको आंदोलन जो है इसका संबंध जो है वो है उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किस राज्य से है? आप याद रखोगे इसका संबंध है उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है कि पांडुरंग हेगड़े के द्वारा एपिको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर, चिपको आंदोलन से ही इंस्पायर होकर जो पांडुरंग हेगड़े हैं इनके द्वारा एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1983 में। इसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसका संबंध है कर्नाटक से। तो कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा वर्ष 1983 में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था। साइलेंट वैली जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। साइलेंट वैली आप याद रखोगे कि केरल में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है, ध्यान रखेंगे, साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। इसे शांत घाटी या फिर मौन घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है, तो आप याद रखोगे जो फूलों की घाटी है ये स्थित है उत्तराखंड में। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं पिन वैली। तो पिन वैली जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप याद रखोगे पिन वैली जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पिन वैली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे और मेघा पाटेकर के द्वारा
नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो बाबा आमटे और जो मेघा पाटेकर हैं इनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो सही आंसर है 1985। सरदार सरोवर परियोजना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है? तो इसी के लिए आंदोलन ये चलाया गया था। और जो सरदार सरोवर परियोजना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है वो किया गया है नर्मदा नदी पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, ठीक है? अमरकंटक जो पर्वत है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो गिरती हैं अरब सागर में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और उनमें से एक नदी है नर्मदा। तो समानता एक ट्रिक है याद करने की। सा से है साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ताप से ताप्ती। ये वो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला प्रश्न है प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1972। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ये अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। एक चीज और याद रखेंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था 1972 में। जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था 1972 में, स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र का पहला सम्मेलन था। इस सम्मेलन के बाद भारत में भी पर्यावरण संरक्षण में ध्यान दिया गया और उसी के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है यह पारित किया गया था वर्ष 1974 में, ठीक है, 1974 में। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भूमिगत जल के दो मुख्य प्रदूषक जो है वो कौन कौन से हैं, तो भूमिगत जल के दो जो मुख्य प्रदूषक हैं उनमें एक है आपका आर्सेनिक और एक है फ्लोराइड। भारत में आर्सेनिक द्वारा जो सर्वाधिक प्रदूषण है वो है पश्चिम बंगाल में, और भारत में फ्लोराइड के द्वारा जो सर्वाधिक प्रदूषण है वो है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो देखो, वन्य जीव संरक्षण अलग है और वन संरक्षण अलग है। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित किया गया था वर्ष 1980 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का जो सबसे बड़ा वृक्ष है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे विश्व का जो सबसे बड़ा वृक्ष है वो है सिकोया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा वृक्ष है, ध्यान रखेंगे, वो है बरगद। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वायु प्रदूषण अधिनियम जो है ये पारित किया गया था वर्ष 1981 में। वायु प्रदूषण अधिनियम जो है ये पारित किया गया था वर्ष 1981 में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना जो है वो की गई थी वर्ष 1985 में। और पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। याद रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा 1985 में इन्हीं के द्वारा गंगा कार्य योजना की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित किया गया था वर्ष 1986 में। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए कि पर्यावरण मंत्रालय का निर्माण कब किया गया, तो 1985, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आंसर 1986। ठीक है, तो 1985 में मंत्रालय बना और 1986 में अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये पारित किया गया था वर्ष 2000 में। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में अगर 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है तो उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण में काउंट करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है, अगर 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है, अगर 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है तो फिर उसको हम लोग जो है वायु प्रदूषण में काउंट करेंगे। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने में कौन सा पेड़ जो है वो सबसे सहायक है, कौन सा वृक्ष जो है वो सबसे सहायक है, तो आप याद रखोगे अशोक का वृक्ष। जो अशोक का वृक्ष होता है वो ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सबसे सहायक होता है। और उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाए कि जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो भी अशोक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो भी अशोक है। अशोक के पेड़ का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है, काफी नीचे तक उसकी पत्तियां होती हैं, काफी घनी घनी पत्तियां होती हैं, और एक लाइन से, एक सीरीज से उनको लगा दिया जाता है।
तो वो ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सबसे सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन आर्मी की स्थापना करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ग्रीन आर्मी यानी कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये आर्मी कार्य करती है। तो इसकी स्थापना करने वाला जो विश्व का पहला देश है वो देश है ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले कार्बन टैक्स की शुरुआत जो है वो किस देश के द्वारा की गई, तो कार्बन टैक्स की शुरुआत करने वाला जो देश है, ध्यान रखेंगे, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा या फिर साउथ वेटन? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे। और इसका जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था वो क्या था? हैली नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है, याद कर लेंगे। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में है। साउथ वेटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है ये स्थित है तमिलनाडु में। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब कंफ्यूज मत होइएगा। पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो कब की गई थी? ग्रीन पीस इंटरनेशनल वो संस्था है जो कि ग्रीन ऑस्कर प्रदान करती है। तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1971 में, यानी कि 1971 में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वर्ष 1972 में, यानी कि 1972 में। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी हम लोगों ने किए। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये क्लास आपको कैसी लगी, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ईवीएस की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।